लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा लोकसभा में नहीं हो पाई। कई और मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, प्रदूषण के मुद्दे को आपने भी उठाया था, हम सब ने तस्वीरें भी देखी थी। लोकसभा में विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि प्रदूषण पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है, पिछले 4 दिन से मैं लगातार उस पर चर्चा के लिए एडजमेंट मोशन दे रहा हूँ। और जब पार्लियामेंट में अलाउ नहीं हुआ तो मैं पार्लियामेंट के बाहर सीढ़ियों पर बैठ के और ज़मीन पर बैठ के प्रोटेस्ट किया मैंने, और उम्मीद की कि सरकार का संज्ञान ले। हालांकि सोई हुई सरकार जागी भी और उन्होंने कई कदम दिल्ली की सरकार ने उठाने की बात की, लेकिन बात दिल्ली तक सीमित नहीं। दिल्ली के बराबर में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, गुड़गांव, यानी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी कदम उठाने हैं। और जो मेट्रो सिटीज है जहाँ भी इस तरह की पोल्यूशन की दिक्कत है, वहाँ की जनता जो भरपूर टैक्स दे रही है, आपको सेस भी दे रही है और तमाम तरह के जो टैक्स जीएसटी के रूप में अपने लगाए हैं, हाउस टैक्स भी दे रही है, इनकम टैक्स भी दे रही है, उनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी तो मिलना ही चाहिए। दिल्ली में दुनिया के लोग रहते हैं, सारी एम्बेसी यहाँ है, और क्या AQI लेवल क्या है यहाँ, कोई कुछ बताने को राजी नहीं है, जवाब देने को राजी नहीं है। इसलिए मैंने जोरदार प्रदर्शन किया कि सरकार इस पर चर्चा कराए। लेकिन आप और मैं जानते हैं और देश भी जानता है कि हाउस चलाने का काम सरकार का है। सरकार चाहती तो चर्चा होती। इस तरह तो विपक्ष कई ऐसे मुद्दे था जिन पर चाहता था चर्चा ना हो, लेकिन उन पर भी तो चर्चा हुई है। भाई, जयराम जी जो है, जी राम जी, वो पास हो गया है बहुमत से। सरकार ने बड़े जो है वादे किए हैं कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन काम देंगे, लेकिन सच तो ये नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार पे 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अभी जो नया कानून बना है, नाम बदलने के साथ साथ जो उसमें बदलाव किए गए, अमेंडमेंट हुए, उसमें जो निधि का वितरण है वो इस तरह किया गया कि 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। लेकिन आप महसूस करके देखिए कि जिस सरकार पे 8 लाख करोड़ का कर्ज पहले से हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पे 31,000 का कर्ज हो, वहाँ जो है वो सरकार क्या इस जो 100 दिन से 125 दिन बढ़ाने की बात कर पा रहे, क्या वो 125 दिन की जगह 100 दिन भी दे पाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस योजना को बंद करने का इंतजाम जो है वो सरकार द्वारा किया गया है। इसलिए हम लोगों ने उस पर जोरदार विरोध दर्ज कराया, लेकिन क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, सरकार ने उसको पास करा लिया, शोरगुल के साथ साथ, लोकतंत्र में तानाशाही का रवैया इख्तियार करके। हालांकि मैं ये बता दूं कि बहुमत से लिए गए, हमेशा हर बार लिए गए फैसले सही नहीं होते हैं। इतिहास गवाह है कि सुकरात को बहुमत से जहर दिया गया था। तो बहुमत के नाम पे जिस तरह से आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कोई जवाब नहीं है सरकार का। मैंने तो मांग की है कि 125 दिन, आप 360 दिन काम दो, 365 दिन काम कर दो। लोग काम करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो काम करे। ये कोई दया नहीं है, ये एक संवैधानिक गारंटी का अधिकार था रोजगार का, और लोग उसमें काम करते तब उनको पैसा मिलता। तो इसमें भ्रष्टाचार से मुक्ति हो। हमने तो ये भी मांग की थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो हमारे लेजिस्लेटिव के असेंबली के जो मेंबर है, उनको इसका इंचार्ज बना दिया, जिससे कि इसकी निगरानी हो सके, जो भ्रष्टाचार इसमें ना हो और ज़्यादा लोगों को काम मिले, और जो सरकारी पैसा है उसके साथ किस तरह का भ्रष्टाचार भी ना हो। और मैंने ये मांग भी की है पार्लियामेंट में कि इसको जो न्यूनतम वेतन आप देते हैं, दैनिक वेतन जो आप देते हैं इसके मजदूरी के एवज में, वो बहुत कम है, 240 रुपये से कम है। तो मैंने मांग की कि उसको 500 रुपये किया जाए, या न्यूनतम वेजेस से उसको जोड़ा जाए, जिससे कि एक गरिमाई सम्मानीय जो है वेतन मानदेय आदमी को मिल जाए, जिसके जरिए जो है उस मानदेय के जरिए, उस मजदूरी के जरिए लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें और अपने परिवार को सम्मानपूर्वक जीवन दे सकें। सर, लेकिन सरकार का कहना है क्योंकि प्रदूषण गंभीर मसला है। आप खुद दिल्ली एनसीआर में भी रह रहे, देखा तस्वीर रोजाना किस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं थी कि प्रदूषण पर चर्चा हो, इसलिए चर्चा नहीं हो पाई। सरकार तो चाहती थी कि चर्चा हो। देखिए, प्रदूषण का हाल तो वास्तविकता में डरावना है, तो सरकार भी डरावना ही कार्य कर रही है। जिस तरह से प्रदूषण पर सरकार ने चुप्पी रखी, और सरकार नहीं चाहती थी प्रदूषण चर्चा, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। जो सरकार बड़े बड़े वादे करके दिल्ली में आई, केंद्र में आई,
और वो अपने वादों पे खरा नहीं उतर रही तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसलिए वो अपना आरोप जो है विपक्ष के ऊपर मंड रही है। हम लोग चाहते थे कि प्रदूषण पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने नहीं कराई। तो क्योंकि सरकार पिछले लंबे समय से, चाहे वो बेरोजगारी का विषय हो, चाहे वो महंगाई का विषय हो, चाहे वो नौजवानों के लिए जो है उनके सशक्तिकरण का विषय हो, चाहे महिला सम्मान सुरक्षा का विषय हो, चाहे वो पुलिस के भाइयों का विषय हो, उन पे हमेशा भागती है। मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि हम अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हम सोचे उन बच्चों के बारे में जो स्कूल जा रहे हैं, हम सोचे उन कर्मचारियों के बारे में जो दफ्तर में बैठ के प्रदेश की देश की सेवा कर रहे हैं, हम सोचे उन पुलिस के भाइयों के बारे में जो बहनें जो सड़क पर खड़े होकर रक्षा कर रही हैं, सीआरपीएफ के सीआईएसएफ के जवान जो यहाँ खड़े अर्धसैनिक बल, हमें उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को मुसीबत में डालना, उनके जीवन खतरे में डालना ठीक नहीं। इसलिए वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा विषय है। सरकार की चुप्पी और सरकार ने जिस तरह से इसको नजरअंदाज किया है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार पे गंभीर नहीं है, सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है। इससे हटकर एक सवाल है कि बहराइच से जो वीडियो सामने आया था कथावाचक को लेकर, आपने खुद एक्स पर पोस्ट भी किया था और सवाल भी उठाया था, उस मामले में अब डीजीपी ने संज्ञान भी लिया है, जवाब तलब भी मांगा गया है, किस तरह से देख रहे, क्योंकि खुद सवाल आपने इस पूरे मसले को लेकर उठाया था। देखिए, जब वो मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एक्स के जरिए उस पर सवाल खड़ा किया था। सवाल ये है कि ये कथावाचक किसी भी धर्म के होते हैं, क्या कथावाचक कोई संवैधानिक पद है? और डीजीपी ने जो संज्ञान लिया है, डीजीपी उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने कहा है कि भाई पुलिस लाइन का गलत प्रयोग हुआ है। नहीं, ये गलत प्रयोग सिर्फ गलत प्रयोग नहीं हुआ है। आप किसी कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दे सकते हैं? तो गार्ड ऑफ ऑनर का भी अपमान है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से नहीं चल रही है? क्या वो कानून से ऊपर जाके कार्य करेगी? क्या वो संविधान से ऊपर जाकर कार्य करेगी? आप महसूस करके देखिए, ये कितना बड़ा अपमान और कितना जो है, ऐसा लगता है जैसे मनुस्मृति का राज उत्तर प्रदेश में आ गया हो। आप महसूस कीजिए। और मैं तो अपमान महसूस कर रहा हूँ कि जिस पुलिस पे हम लोग गौरव करते हैं, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री की है, इसकी जवाबदेही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की है कि कैसे हो गया है। गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, या उसके समकालिक जो लोग हैं वो लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन इस तरह से किसी को भी गार्ड ऑफ ऑनर देना, तो ये तो गार्ड ऑफ ऑनर का अपमान है। और ये कानून सम्मत भी नहीं है, नियम सम्मत भी नहीं है, विधि सम्मत भी नहीं है, संविधान सम्मत भी नहीं है। तो संविधान विरोध कोई भी कार्य होगा। तो उन्होंने भी जो अपेक्षाएं हमें जवाबदेही की, वो अपेक्षाओं में अभी कमी बढ़ती है। लेकिन हम फिर मांग करते हैं कि इसमें किसकी जिम्मेदार सुनिश्चित होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी संविधान विरोध कार्य कर रहे हैं और उस पर हम पे कोई कार्रवाई जवाब तलब नहीं हो रहा है, तो आज आपको देख के कल कोई और करे, किसी खुश करने के लिए, किसी सरकार खुश करने, किसी नेता खुश करने, किसी बाबा खुश करने, कोई और करेगा। इससे तो जो संवैधानिक मर्यादा है, संवैधानिक मूल भावना है, वो तो टूट जाएगी। संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, प्रदेश भी धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी एक जाति का, एक धर्म का प्रदेश हो ही नहीं सकता है। सरकार भी धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन यहाँ तो तीनों चीजें, देश भी धर्मनिरपेक्ष है, संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है, प्रदेश भी धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि संविधान के आधार पर सरकार भी धर्मनिरपेक्ष है। इस सरकार में भी अन्य धर्मों के को मानने वाले मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं जो सरकार उत्तर प्रदेश केंद्र में है। लेकिन उनका इस तरह का रवैया और उनकी चुप्पी ये साबित कर रही है कि वो संविधान को कुचल के काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये तो लोगों के ऊपर और संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है, संविधान की मूल भावना पर। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं पहला व्यक्ति था जिसने उस विषय को उठाया, बाद में सभी लोगों ने उस पर, क्योंकि वो गलत था, सभी लोगों ने हिम्मत जुटाकर उस पर अपनी बात रखी। लेकिन इस तरह का कोई भी संवैधानिक कार्य होगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बिहार ने जिस तरह का कृत्य किया, एक बेटी को जिस तरह उसके जो उसका चेहरा ढका होता उसको खींचने का प्रयास किया, ये गलत था। हमने आवाज़ उठाई, हमने उनसे जवाब मांगा कि अगर वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं तो उनको फिर इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। वो बेटी किसी धर्म की होती, वो मुस्लिम होती, वो मुस्लिम थी, लेकिन वो सिख, जैन, ईसाई, हिंदू धर्म की बेटी भी होती, तो भी हमारा उनसे सवाल, ये उसकी निजता है। अगर उनका चेहरा देखना था, जिस तरह का स्पष्टीकरण बीजेपी के नेता दे रहे हैं कि वो चेहरा देखना चाहते नियुक्ति पर, तो वो कहते कि बेटी चेहरा दिखा दो, ये मास्क हटा लो। लेकिन अपने आप खींचना, तो ये उस बेटी की गरिमा पे एक हमला था। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि बेटी मुस्लिम है और चुप्पी कर ली, नहीं, ये गलत है। उस बेटी ने अपोज कर दिया। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, यही महिला सशक्तिकरण है उनका? यही है वो योजना, लाडली बहन योजना, बहन माई योजना, जिसमें 10,000 रुपये देने की बात वो दीदी के रूप में?
तो ये बड़ा चिंताजनक है। जिस तरह का व्यवहार जो है एनडीए सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, ये बड़ा चिंताजनक है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।